हेलो एंड वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। आज बेटा ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है यूनिट 5 को लेकर रहने वाला है। यूनिट 5 के अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हमारी ये जो वीडियो श्रृंखला चल रही है इसमें मैंने चौथी यूनिट तक क्या पढ़ना है और क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में बताया है। आज 5वीं यूनिट में एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और साथ ही साथ कौन कौन से इन टॉपिक से एमसीक्यू आए हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो क्लास है उसको अपन शुरू कर लेते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ऑल एग्जाम प्लेस पर ज्योग्राफी के लिए स्पेशल ओरिएंटेड एमपी सेट एग्जाम के लिए बैच चल रहा है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 2,999 है। तो आइए जान लेते हैं कि जो हमारा यूनिट 5 है आर्थिक और अगर बात करें जनसंख्या और अधिवास भूगोल यानी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड, इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण इसके टॉपिक हैं और किस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, या पूछे गए हैं अभी तक। तो हम बात कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है जनसंख्या भूगोल से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा और कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, उससे दिक्कत आपको नहीं जाएगी, एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। तो जनसंख्या भूगोल में सबसे पहले तो जनसंख्या आंकड़ों का स्रोत जो लिखा हुआ है कि कहाँ से सोर्सेस ऑफ जो डेटा है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है कि सोर्सेस ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, ज्यादा नहीं देखना है, थोड़ा सा सोर्सेस ऑफ डेटा देख लेना। भारत की जनगणना और विश्व की जनगणना से प्रश्न आते हैं तो जनगणना को आप नहीं छोड़ सकते, जनगणना को तो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा सैंपल सर्वेक्षण क्या होता है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए तो ये आईएमपी हो जाता है ना। सैंपल सर्वे क्या होता है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या है, इससे प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर इसमें जन्म मरण सांख्यिकी आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटि विश्व जनसंख्या वितरण, तो यहां तक कुछ मत पढ़ना। सांख्यिकी आंकड़ों की विश्वसनीयता और त्रुटि इसमें से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, आपसे नॉर्मल प्रश्न बनेंगे बन जाएंगे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर विश्व जनसंख्या का वितरण, ये विश्व जनसंख्या के वितरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसमें मापन प्रतिरूप और क्या है बेटा, निर्धारक, यानी कौन जनसंख्या का मापन किस तरीके से होता है, इनका निर्धारक कौन है, ठीक है, और साथ ही साथ किस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या की वृद्धि किस तरीके से हुई है, इसमें से बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। चाहे जनसंख्या वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो विश्व भर में, इसको आप छोड़ नहीं सकते। आपको पूर्व काल से लेकर आधुनिक काल तक इसकी वृद्धि अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। फिर जानांकिकी संक्रमण, एनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जानांकिकी संक्रमण जो मॉडल है थॉम्पसन और नोटेस्टीन का, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हमेशा प्रश्न बनते हैं, इसलिए जानांकी संक्रमण मॉडल को तो बिल्कुल भी आप जो है भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत में मॉल्थस का, सैडलर का अगर बात करें, और रिकार्डो का, ये रिकार्डो है, रिकार्डो का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भैया इनको भी स्पेशल तरीके से पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। जन्म दर मृत्यु दर विश्लेषण, ठीक है, संकेतक क्या है, निर्धारक क्या है, विश्व प्रतिरूप क्या है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर जानांकी संक्रमण मॉडल और ये सारे मॉल्थस, सैडलर और रिकार्डो के सिद्धांत एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जनसंख्या प्रवास, है ना, जनसंख्या प्रवास की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ के जाना है आपको। प्रवास से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनसंख्या प्रवास से, इसका प्रकार, कारण, परिणाम और प्रतिमान यानी मॉडल्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर मॉडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जनसंख्या की संरचना और विशेषताएं जैसे कि आयु, लिंग, नगरीय, ग्रामीण, व्यावसायिक संरचना एवं शैक्षणिक स्तर, इसमें थोड़ा बहुत आप इसको छोड़ भी दें तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, विकसित और विकासशील देशों की जनसंख्या नीतियां कौन कौन सी हैं, ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लेना, बाकी सब छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो जहां जहां मैंने आपको चीजें बताई हैं और जहां पर अंडरलाइन किया है, उस वाले पॉइंट को, उस वाले टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, अधिवास भूगोल की बात कर लेते हैं। तो अधिवास भूगोल में ग्रामीण अधिवास की बात कर रहे हैं, उसके प्रकार, प्रतिरूप और वितरण की बात यहाँ पर की गई है। तो एक बार ग्रामीण अधिवास को थोड़ा सा समझ लेना, ये पृष्ठभूमि बनाएगा।
ग्रामीण अधिवासियों की समकालीन समस्याएं क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इससे थोड़े से जो है ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नगरीय ग्रामीण प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीय ग्रामीण प्रवास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि अधिग्रहण और संव्यवहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नगरीय उत्पत्ति के सिद्धांत में गॉर्डन सिल्डे का सिद्धांत, हेनरी प्रेन का सिद्धांत, सैडलर का सिद्धांत, लेविस और ममफोर्ड के सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये आईएमपी हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता और प्रक्रियाएं क्या हैं, यानी नगरों की वृद्धि के कारक, नगरीकरण की प्रवृत्ति, थोड़ा बहुत इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब इसमें नगरों के आकार, संरचना और नगरीय क्षेत्र के कार्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। रैंक साइज रूल वगैरह, कोटि आकार नियम या जेके जिफ के जो सिद्धांत है यहीं से निकल कर आते हैं, तो ये फिर से क्या हो जाते हैं बेटा, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। नगरीय पद्धतियों में प्राचीन नगरों के कानून, श्रेणी, आकार और नियम, ठीक है। तो ये नगरीय पद्धतियां छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद आप इसको नहीं छोड़ सकते, जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, जिसको कहते हैं अपन क्या बेटा, केंद्रीय स्थल सिद्धांत। केंद्रीय स्थल सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि किसका है, वाल्टर कैस्टालर का और अगस्टस लॉस का। तो लॉस और कैस्टालर के सिद्धांत को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लगातार प्रश्न आए हैं, है ना। इनके प्रतिरूपों से k इज इक्वल 4, k इज इक्वल 7, k इज इक्वल 3 किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, कैस्टालर के और लॉस के सिद्धांतों में हमेशा पूछा जाता है। आइसोडा पेन वगैरह, है ना, षटकोण, ये सिद्धांत कई बार पूछे गए हैं। तो केंद्रीय स्थल सिद्धांत को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, ठीक है। सेंटर प्लेस थ्योरी तो आती ही है। नगरों की आंतरिक संरचना, नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत। अब इसमें नगरों की आंतरिक संरचना से इंपॉर्टेंट है नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत। नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न हमेशा बनते हैं। इसमें बर्गेस का, हैरिस का, हैरिस ओल्मान का और होमर होयट का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नगरीय भूमि उपयोग का सिद्धांत। इसके बाद वाला भी नगरीय भूमि अगर बात करें उपयोग मॉडल में, बर्गेस, होमर होयट, हैरिस और ओल्मान के सिद्धांत, यानी नगरीय भूमि उपयोग के सिद्धांत और नगरीय भूमि के उपयोग के जो मॉडल्स हैं ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर महानगरीय संकल्पना देख लेना, इसमें से प्रश्न बनते हैं। वैश्विक नगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर सिटी से प्रश्न बनते हैं या कोर नगर से बनते हैं। नगर का आकार परिवर्तन, ठीक है, नगर के आकार में परिवर्तन, पूर्व नगर क्षेत्र, ग्रामीण नगर, जो सीमांत है, नगरोपरांत, मौद्रिक और उपग्रही नगर, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। इसमें से पूछा जाता है कि पूर्व नगर क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण नगर उपांत क्या है, नगरोपरांत या मौद्रिक और यानी जो हमारे रिंग सिटी है और सैटेलाइट टाउन है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो भैया मैं कहूंगा कि इसको नहीं छोड़ सकते, इसमें से प्रश्न आते हैं। फिर नगरों में सामाजिक वियोजन, नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, इसको छोड़ देना। नगरीय गरीबी में मलिन बस्तियों के बारे में पूछा जाता है, तो इसको अकेला पढ़ लेना, बाकी की ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मलिन बस्तियां लास्ट में महत्वपूर्ण है, बाकी नगरीय आकार में ये जो नगरीय शहरी उपांत हैं, इसके अलावा नगरोपरांत, मौद्रिक नगर, सैटेलाइट टाउन, रिंग सिटी, ये सब के सब महत्वपूर्ण है बेटा। इसके अलावा ये मॉडल्स हैं, बर्गेस, होमर और जो है हैरिस ओल्मान के सिद्धांत, ये पढ़ना है। सेंटर प्लेस थ्योरी पढ़ लेना है इसमें बेटा, ठीक है। कोटि आकार नियम वगैरह, जेके जिफ के, ये पढ़ना है आपको। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, सिल्डे के, प्रेन के और सैडलर, लेविस और ममफोर्ड के सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास महत्वपूर्ण है इसमें। तो जहां जहां मैंने अंडरलाइन करके ये जो है ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मेरे हिसाब से ये दोनों ही अगर बात करें सेटलमेंट और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में से इतने टॉपिक पढ़ ले आगे आपके, तो ये पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं हमारी पूर्व परीक्षाओं में, 18 में, 22 में और 24 के सेट एग्जाम में, आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि एमपी सेट 2024 का ये प्रश्न है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है जो जनसंख्या को के वितरण को, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है? जलवायु बिल्कुल सही है, जलवायु तो करती है प्रभावित। वाटर की उपलब्धता, जल होगा तो भैया जनसंख्या उपलब्ध होगी। मिट्टी बिल्कुल करती है, भौगोलिक कारक है, जलवायु भी भौगोलिक कारक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी भौगोलिक कारक है और मिट्टी भी भौगोलिक कारक है, ठीक है। और खनिज,
खनिज तो एक आर्थिक क्रिया है बेटा, तो खनिज इसका आंसर नहीं आएगा, यानी सही आंसर इसका क्या होगा बेटा, डी होगा। खनिज कोई भौगोलिक कारक नहीं है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करे। इन सारी चीज़ों के आधार पर ही सिविलाइजेशन का विकास होता है, जनसंख्या का वितरण देखा जाता है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ आज पानी की उपलब्धता होगी, जहाँ पर अगर बात करें जलवायु अच्छी परिस्थितियों वाली होगी, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। आप देखो उत्तर के विशाल मैदान, सबसे ज़्यादा डेंसर पॉपुलेशन भारत की देखने को मिलती है। तो सही इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका सही आंसर आएगा खनिज। खनिज नहीं है। खनिज क्षेत्र में हम देखते हैं कि मजदूरों की ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, पर वो जनसंख्या के वितरण को उतना प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, जितना ये तीन कारक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञानांक की संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। पहला, किसी क्षेत्र की भावी जनसंख्या का वर्णन और अनुमान कर सकता है, बिल्कुल करता है, थॉमसन नोटेस्टीन का मॉडल है। जनसंख्या उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और मृत्यु दर तक परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है ये। सामाजिक ग्रामीण कृषि प्रधान से शहरी औद्योगिक सामाजिक ग्रामीण कृषि प्रधान से जो है शहरी उद्योग बनता है, मतलब धीरे धीरे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु के कारण जनसंख्या बढ़ती है, यही गलत है। प्रथम चरण में बेटा उच्च जन्म दर तो होती है, परंतु मृत्यु दर निम्न नहीं होती है, निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या नहीं बढ़ती। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थॉमसन नोटेस्टीन का जो मॉडल है उसमें फर्स्ट जो चरण है उसमें पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है वो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसमें आपकी मृत्यु दर भी कैसी है बेटा, ये भी हाई है। तो दोनों ही उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की स्थिति को बताते हैं, यानी चरण पहला इसमें जो लिखा गया है वो गलत है। तो इसका सही आंसर डी ही होना चाहिए। प्रथम चरण में आपको उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है, जबकि यहाँ ये निम्न मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। माइग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न माइग्रेशन। तो प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन कब कहते हैं, जब प्रवास शहर से गांव में होने लगे। तो जब प्रवास शहर से गांव में होने लगता है, अर्बन से रूरल में होने लगता है, तो रिटर्न माइग्रेशन है। जब शहर के लोग गांव में जाके बसने लगे, जो कि होता नहीं है, बहुत कम, रेयर होता है, ठीक है, ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं, अपन समझेंगे इसको। ये मैं आपको जब 5वीं यूनिट अभी हमारी चल रही है, तो 5वीं यूनिट जब आपको समझाऊंगा तो इसमें आपको सारी बातें ये बताऊंगा। तो हमारे कोर्सेस लगातार चल रहे हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी यूनिट 5वीं यूनिट यदि आपको समस्या जाती है तो इसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्बन टू रूरल माइग्रेशन जब होगा तो ही क्या होता है बेटा, प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि जनरली लोग कहाँ जाते हैं बेटा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन प्रवास का एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है। तो प्रवास का सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल के संबंध में यहाँ देख लेते हैं। जेके जेब का मॉडल है, नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। ली का मॉडल हो सकता है, स्टाफर का मॉडल, ठीक है, और अगर बात कर रेबेंटीन का प्रवास मॉडल है, लेकिन ली का जो पुश एंड पुल थ्योरी है, इनकी जो पुश और पुल थ्योरी है, पुल एंड पुश थ्योरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन करती है कि किस तरीके से लोगों का माइग्रेशन होता है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर बी आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। तो सही आंसर क्या है इसका बेटा, बी है, पुश और पुल थ्योरी ही इसका आंसर है। ये PYQ है बेटा, सेट एग्जाम में भी आया था और AP एग्जाम में भी ली की पुश और पुल थ्योरी पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार 8000 ईसा पूर्व में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो 8000 ईसा पूर्व भारत की जनसंख्या कितनी, सॉरी, विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2022 में आया तो ये 10 लाख थी, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख। तो मेरे हिसाब से 50 लाख के आसपास तो होनी चाहिए, ज़्यादा ही होगी, 10 लाख के आसपास, 50 लाख पे तुक्का मारते हैं। तो इसकी आंसर सही क्या है बेटा, 5 मिलियन थी, बिल्कुल सही है, 50 लाख थी। तो इस तरीके के प्रश्न आपको परेशान करते हैं, भैया इसका आंसर मैंने भी तुक्का लगाया है, तो सही आंसर ये गलत हो सकता है। इतना ज़्यादा हमें चीज़ें अनुमान हम नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ पूछी जा रही है। तो कितनी थी, 50 लाख थी, 5 मिलियन थी, ठीक है। नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा बड़ा कोई भी अगर बात करें कारण नहीं हो सकता। आकर्षक जीवन शैली है, बिल्कुल है, अच्छी बात है। उच्च प्रजनन दर है, ये भी ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आना चाहिए। इसी के कारण से आकर्षण भी बढ़ रहा है और प्रजनन दर भी इससे बढ़ रही है, हाई फर्टिलिटी रेट, सबका कारण औद्योगिकरण है। तो बिल्कुल सही है।
निम्न में से किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है किस क्षेत्र की? विश्वविद्यालय की, घने वनों की, पूर्व उत्तर एशिया की, पूर्वी एशिया की और अफ्रीका की। तो अफ्रीका की तो ठीक ठाक है, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में जापान आते हैं, चाइना आता है, चीन आता है, ठीक है, साउथ कोरिया आता है, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा होती है, इन्हीं की होनी चाहिए। पूर्वोत्तर एशिया में तो नहीं आएगा, है ना। विश्वविद्यालय की घने वनों में होती है लेकिन उतनी नहीं है। अफ्रीका में भी है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसका सही आंसर ईस्ट एशिया ही आएगा बेटा, क्योंकि ईस्ट एशिया में जापान, चाइना और साउथ कोरिया हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसर पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है तरुण वर्ग में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित करते हैं? तरुण वर्ग मतलब बाल अवस्था के बाद, बाल अवस्था 10 से 12 साल की होती है, तो 12 साल के बाद 14, 15 से 18 तक के बच्चे तरुण कहलाते हैं। कहाँ लिखा है? 10 साल का तो बाल हो जाएगा, 12 साल का भी बाल हो जाएगा, 15 साल का तरुण हो जाएगा, 18 साल के बाद, 18 या 18 साल के बाद वाला युवा कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा, सही आंसर होगा 14-15 साल इसका सही आंसर है। वैसे तो 14-15 साल का बच्चा तरुण माना जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, यूथ के आसपास का जो है 15 साल का कहलाता है, ठीक है, तरुण माना जाता है। निम्न में से कौन एक पहाड़ी नगर है, यानी हिल स्टेशन? कौन सा इसमें एक हिल स्टेशन है? ये एमपी सेट 2018 का क्वेश्चन है। देहरादून बिल्कुल हिल स्टेशन, गोरखपुर नहीं है, सिलीगुड़ी पहाड़ी तो नहीं है, पश्चिम बंगाल का शहर है थोड़ा बहुत, कोटा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर पहाड़ी देहरादून ही आना चाहिए। सिलीगुड़ी थोड़ा कंफ्यूज करता है लेकिन देहरादून सही आंसर होना चाहिए। चलो बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा वाल्टर क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में परिवहन को इंगित करता है? देखो आ गया ना क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, मैंने बताया था ना, क्रिस्टालर से हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्रिस्टालर को अच्छे समझना हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस के साथ, 3000 रुपये, कोई बड़ी फीस नहीं होती। आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो परिवहन के लिए क्रिस्टालर ने K=4 का जो है एक प्रकार से नियतांक दिया है, K=4 के बारे में इसमें इन्होंने सिद्धांत में इस चीज को इंगित किया है। तो K कांस्टेंट 4 वैल्यू है जो परिवहन को इंगित करती है। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक नियोजित नगर विकसित किए गए। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र नियोजित नगर नहीं है? स्वतंत्रता के बाद नियोजित नहीं हुआ है, यानी 1947 के बाद कौन सा नियोजित नहीं हुआ? गांधीनगर तो बाद में ही हुआ होगा, चंडीगढ़ तो बाद में ही हुआ है, जयपुर प्राचीन नगर है, भुवनेश्वर नया नगर है। तो इसका आंसर जयपुर आना चाहिए, क्योंकि जयपुर की स्थापना तो सवाई राजा जयसिंह ने करी थी। और बहुत पहले इसको अगर बात करें हम, क्या किया गया था बेटा, इसका मॉडल तैयार किया गया था, इसको नियोजित ढंग से इसकी टाउन प्लानिंग की गई थी। तो ये तो बहुत पुराना है, तो जयपुर ही आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद नियोजित नहीं किया गया, तो जयपुर ही आंसर आएगा। देखो इसे महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। फिर है चंडीगढ़ को नियोजित शहर के रूप में निर्माण करने के पीछे के क्या उद्देश्य थे? आधुनिक भारत के सपनों का शहर विकसित करना, बिल्कुल सही है। विभाजन के बाद आने वाले शरणार्थियों को बसाना, ये भी ठीक हो सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना, ये तो गलत लग रहा है। कटे छठे पंजाब को राजधानी देना, ये भी ठीक है। 1, 2 और 4 कहाँ है? 1, 2 और 4 यहीं पर है, 1, 2, 4 आंसर है। उत्तर पश्चिम भारत में आकर्षक पर्यटन को केंद्र बनाना, ये नहीं लग रहा मुझे, तो इसका आंसर 1, 2, 4 ही होना चाहिए। विभाजन के बाद शरणार्थियों को तो बसाना था। आधुनिक भारत के सपने साकार करने का शहर बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो 1, 2, 4 ही आना चाहिए आंसर, तो बिल्कुल सही है, 1, 2, 4 ही आंसर इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने यूनिट नंबर 5 के कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो बता दिए हैं, और उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं। यदि आपको लगे तो आपको और ज़्यादा एमसीक्यू लगाते रहना है। हम भी अभी मैराथन लेके आ रहे हैं, एमसीक्यू की सीरीज़ तो हमारी ये चली रही है कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो, पीवाईक्यू में बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू की एक मैराथन क्लास भी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ समय बाद आपको एक मैराथन भी देखने को मिलेगी। आप चाहें तो हमारा ये जो बैच चल रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूनिट नंबर 5 के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 के साथ मिलेंगे।
कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कृष्णा कुशवाहा आप लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।